इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल रवां माली साल का इक्तसादी सर्वे जायजा पेश कर रहे हैं। उनके हमरा एहसन इकबाल भी मौजूद हैं। कराची जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, उसकी सिक्योरिटी की सिचुएशन इस हद तक अबतर हो गई थी कि भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग मामूल था और कराची के 100 से ज्यादा बड़े कारखाने बंद हो चुके थे और हर सरमायाकार कराची को छोड़ने पे मजबूर था या छोड़ रहा था। इसी तरह मुल्क के अंदर मईशत के इशारिये 5 सालों से 3% पर जामद हो चुके थे। 2008 से 2012-13 की एवरेज ग्रोथ रेट 3% थी और इस मौके पर इकोनॉमिक्स में एक नई इस्तिलाह बाज इकोनॉमिस्ट्स ने इजाद की थी, जैसे कि 70s और 80s में इंडिया की स्लो ग्रोथ के लिए हिंदू ग्रोथ रेट की फिगर दी जाती थी। हमारे लिए उर्दू ग्रोथ रेट की इस्तिलाह इजाद हो गई थी जो 3%, 2.5% के ऊपर थी और कई एनालिस्ट ये समझते थे कि पाकिस्तान एक तवील अरसे के लिए अब लो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुका है। बैरूनी सरमायाकार मुल्क छोड़ के भाग रहे थे। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी चूंकि ना तवानाई थी और ना अमन था, पाकिस्तान को छोड़ रही थी। ये वो हालात हैं जिनमें मौजूदा हुकूमत ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मैं काबीना में हल्फ लेके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने काबीना का हल्फ लिया, सदर साहब ने उनकी फर्स्ट कैबिनेट का, तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आया तो आप सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपने इतने बड़े बड़े बुलंद व बाला दावे किए हैं अपने मंशूर में जो 4 E's पे मुश्तमिल है, जिसमें आपने एनर्जी, उसमें इकॉनमी, एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म और एजुकेशन के लिए कौम को बहुत बड़े ख्वाब दिखाए हैं। आपको अब आके पता चला होगा कि मुल्क का खजाना तो खाली है, आप ये सब कुछ कैसे मुमकिन कर सकेंगे। तो मुझे याद है मैंने कहा था कि यकीनन मुल्क का खजाना खाली है, लेकिन हमारी नीयतों के खजाने खाली नहीं हैं और जब हम नेक नियति से काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। और इसी अज़्म के साथ जब हमने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी टीम ने और हुकूमत ने उन 4 E's के एजेंडे को सामने रख के कदम आगे बढ़ाने शुरू किए तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियां दी। हमसे 14 साल पहले एक बड़ी नाकामी ये थी कि पाकिस्तान के पास कोई प्लानिंग फ्रेमवर्क नहीं था, जिसका नतीजा ये है कि किसी भी शोबे में खातिर खास सरमायाकारी नहीं हुई और एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ग्रोथ के मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स या बॉटलनेक्स बन गए थे। तो हमने जहां पर एक तरफ इमीडिएटली क्राइसिस मैनेजमेंट की, वहीं हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान विजन 2025 बनाया कि किस तरह पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे और 2025 तक टॉप 25 इकोनॉमीज में लेकर आएंगे। उसके लिए हमारी क्या तरजीहात होंगी और 5 साल हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो 300 अरब पे था 1000 अरब पे लाके उस डेवलपमेंट एजेंडे को फुलफिल किया, जिसमें एनर्जी के लिए जो एलोकेशंस थी वो सालाना बुनियादों पे 400 अरब से बढ़ाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 अरब से ज़्यादा की गई। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन जो फ़कत फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रोल या डोमेन में है, बाकी एजुकेशन तो डिवॉल्व हो चुकी है, उसकी भी हमने ऑल टाइम हाई एलोकेशंस की और 13 अरब रुपए से उसे बढ़ा के पोर्टफोलियो को 47 बिलियन रुपीस पे ले आया। इन इकदामात का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेगावाट 4 सालों में ऐड हुई है, जबकि हमारी उससे कबल तारीख जो है 66 सालों की, उसमें तकरीबन 18,000 मेगावाट हम टोटल कैपेसिटी शामिल कर सके थे। इन्हीं इकदामात का नतीजा है कि इन
5 سالوں میں ہم تقریباً 1750 کلومیٹر نئی موٹر ویز کی تعمیر شروع کر سکے ہیں، جس کے نتیجے میں 550 کلومیٹر جو ہماری پہلے موٹر وے تھی اسے شامل کر کے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی انفراسٹرکچر کی اکانومی بن چکا ہے۔ ہم 2250 کلومیٹر رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں غالباً 1450 کلومیٹر ہے۔ انہی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایکسٹریمزم اور جو سیکیورٹی کے خدشات تھے انہیں پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل سے، اپنے بجٹ سے، کسی فورن کولیشن سپورٹ فنڈ سے نہیں، پاکستان کے اپنے بجٹ سے سیکیورٹی آپریشنز کو فائنانس کیا، آپریشن عزم، آپریشن رد الفساد، اور آج الحمدللہ پاکستان محفوظ ملک ہے جہاں امن واپس آیا ہے اور دہشت گردی کی کمر توڑی گئی ہے۔ انرجی کے اندر ریکارڈ انویسٹمنٹ اور تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا، ایکسٹریمزم کو ڈیفیٹ کیا، اکانومی جو کہ مردہ ہو گئی تھی، جب ہم نے توانائی سپلائی شروع کی، سسٹم میں انرجی آنی شروع ہوئی، تو انڈسٹری اور زراعت کا پہیہ بھی چلنا شروع ہوا۔ اور آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ اس سال 5.8% گروتھ ریٹ، جو کہ 13 سال میں پاکستان کی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، وہ ہم نے اچیو کیا۔ گزشتہ سال تقریباً 5.3% پر ہم 5.4 ریوائز میں 5.4% ہم نے لاسٹ ٹائم اچیو کی تھی۔ اور میں یہ بات بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر گزشتہ سال میں ہمیں اس سیاسی بحران کا سامنا نہ ہوتا جس نے ملک میں بے یقینی پیدا کی ہے، تو ہم بآسانی 6.1% کے قریب پہنچ سکتے تھے اور ہم اپنے مطلوبہ 6% کے ٹارگٹ کو ایکسیڈ کرتے۔ تو جو پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کی اکنامک کاسٹ ہم نے بیئر کی ہے، لیکن الحمدللہ جو گروتھ مومنٹم جنریٹ ہوا ہے توانائی کے آنے سے، امن کو بہتر لانے سے اور ملک کی اقتصادی پالیسیوں کو ٹھیک کرنے سے، اس مومنٹم نے اس کے باوجود کہ اتنا بڑا جھٹکا اور اتنا بڑا ہمیں بے یقینی کا بحران ملا، 5.8% ہم نے اچیو کیا ہے۔ یہ وہ فگر ہے جو صرف حکومت نے تصدیق نہیں کی، بلکہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے بھی، ورلڈ بینک یا دوسرے ادارے، انہوں نے بھی اس 5.8% کو انڈورس کیا ہے، جو کہ بین الاقوامی طور پہ بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جس کی اوسط شرح 3% تھی 5 سالوں میں، آج اس کی معیشت 5.8% پہ گرو کر رہی ہے۔ ہمارے اس سفر میں ہمیں بہت سے فیصلے کرنے پڑے، اور اکنامکس، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ آپ کے ہر فیصلے کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کی ٹریڈ آف بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس یہ امکان تھا کہ ہم ملک کے توانائی کے بحران کو 8 سالوں کے اوپر حل کریں اور جو انرجی کی انویسٹمنٹ ہے اسے سٹیگر کریں، شاید اس سے ایک اور سٹیبل میکرو اکنامک پلیٹ فارم مل سکتا تھا۔ لیکن ہمارے پاس چوائس نہیں تھی، چونکہ ہمیں گروتھ چاہیے۔ ہمیں سالانہ 2 ملین جابز چاہیے، جو یوتھ ہمارے جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم گروتھ پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے سوشل کاسٹ جو لو گروتھ کی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو حکومت نے جب 4 سالوں میں میسو انویسٹمنٹ کی انرجی کے پورٹ فولیو میں اور مختصر عرصے کے اندر بجلی کو فراہم کیا، تو ایک دم ہمارے اوپر امپورٹس کا دباؤ آیا، جس کی وجہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے۔ اور جب بجلی آئی تو ہر کارخانے دار نے اپنی کیپیسٹی بڑھانی شروع کی، اس نے ماڈرنائزیشن شروع کی، اس نے نئی مشینری آرڈر کرنی شروع کی، چونکہ پاکستان کیم بیک ان بزنس۔ لہٰذا ایک ہمیں عارضی طور پہ 3-4 سال کے ہمپ، جو کہ امپورٹ کا ہمپ ہے، وچ از ون ٹائم انویسٹمنٹ، جب آپ کے
बिजली नहीं थी, कारखाने बंद थे, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, कोई कारखानों को नया नहीं लगा रहा था। लेकिन जो ही हमारे यहाँ ये सब चीजें बंदोबस्त हुई, अमन आया, बिजली आई, तो इकोनॉमी ने खोलना शुरू किया, लोगों के पास सरप्लस आया, लोगों के पास जब पैसा आया तो लोगों ने अपनी अप्लायंसेस खरीदे, ज्यादा डिमांड पैदा हुई। तो पाकिस्तान में जहां रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुई, वहीं पाकिस्तान में रिकॉर्ड डिमांड जनरेट हुई एनर्जी की। ये सब पॉजिटिव साइंस हैं जो इस बात की अलामत है कि हम पाकिस्तान को, इकोनॉमी को अब देख रहे हैं कि आगे ग्रोथ की तरफ जा रही है, और इसी मोमेंटम को आगे बरकरार रखना जो है हमारी ज़रूरत है। तो आखिर में मैं आपको सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर की कुछ फीचर्स बता के, तो आई विल हैंड ओवर टू मिस्टर मिफ्ता इस्माइल, जो आपको हमारे इकोनॉमी के जो कुछ अहदाफ हैं उसके बारे में मज़ीद बताएंगे। लेकिन इन 5 सालों में जो और हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे हमने एक ख्वाब से हकीकत बनाया है। और $46 बिलियन के उस पोर्टफोलियो में से तकरीबन $29 अरब की इन्वेस्टमेंट एनर्जाइज कर ली इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में, जिससे आज हमारी बिजली की कमी को पूरा करने में उसके मंसूबे मदद दे रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड रेल को इम्प्रूव करने में हमें मदद मिल रही है, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है, और पाकिस्तान में कनेक्टिविटी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जिससे मुस्तकबिल में हम इस खित्ते के अंदर एक बेहतरीन जगह बनेंगे। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने मंसूबे बनाए हैं, जो हमारे डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, उससे जो मेजर थ्रस्ट है हमारा, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबों पर है। हम तवानाई पे बदस्तूर अपनी तरजीह रखेंगे, चूँकि हमने 15,000 मेगावाट के नए मंसूबे 2025 तक लाइन अप किए हैं, जिन पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह एनर्जी के साथ हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है, एक नए हमने एम्फोसिस की है जो टेक्नोलॉजी का है, ताकि जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है उसके लिए हम नए टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में बनाएं। उसके मंसूबे पिछले साल भी थे और अगले साल भी हमने रखे हैं, ताकि पाकिस्तान को एक जदीद टेक्नोलॉजी में ढाला जाए और बिलखसूस यूथ को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं कि जिससे वो आने वाले वक्त में तरक्की कर सकें। और इसके लिए हमने जो सूबे हैं उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी पेश नज़र रखा है, चूँकि हमारी ख्वाहिश है कि हम डेवलपमेंट को एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म भी बनाएं, और जो PSDP के ज़रिए हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनसे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो डेवलपमेंट के साथ तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मिफ्ता साहब को कहूँगा कि वो आपको बाकी तफसील बताएं। थैंक यू एहसन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एहसन भाई ने आपको बात बताई है कि ये 5 साल की जो हमारी मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है उसका भी एक असेसमेंट है, उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो हमने 5 साल पहले मियां नवाज शरीफ ने वादे किए थे इस कौम को, और जिसके लिए हमको वोट दिया गया था, हमने उस वादों को पूरा किया है। और आज ये जो रिपोर्ट है ये इस बात का सबूत है कि हमने वो तमाम वादे जो है पूरे कर दिए हैं। एहसन भाई ने आपको बताया इकोनॉमी का, एनर्जी का, एक्सट्रीमिज़म का और एजुकेशन के सेक्टर का। मैं इस पे आप पे ज़्यादातर इकोनॉमी पे फोकस करूँगा। इस साल पिछले साल हमने पहले प्रेडिक्ट करी थी कि पहला असेसमेंट हमारा था कि 5.28% ग्रोथ थी, लेकिन हमने इसको रिवाइज़ की प्रोफेशनल एस्टिमेट को और अपवर्ड रिवाइज़ करी, और अब हमको लगता है कि पिछले साल जो ग्रोथ हुई है वो 5.4% थी, जो कि 11 सालों में सबसे ज़्यादा थी, 12 सालों में। और इस साल जो हमने ग्रोथ करी है वो 5.79% है, जो कि 13 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। साथ साथ जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 3.8% है, जो कि 18 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। एग्रीकल्चर 18 में
चलो ये कह रहे हैं 13 साल है, मेरे ख्याल से 18 है, वो कल हम इसको कंफर्म कर लेंगे। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 13 सालों में सबसे ज़्यादा है 3.8%। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ फिर 5.8% है, जो कि पूरे 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। और सर्विसेज की ग्रोथ जो है वो 6.4% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 6.25% से बड़ी है, विच इज़ ऑल्सो द हाइस्ट इन 11 ईयर्स। इन्फ्लेशन जो कि हम आए थे तो उस साल 7.98% था, और पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में औसतन 11.88% होता था। उसको इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है पहले 9 महीनों में साल के 3.8% है, और हमारी उम्मीद है कि 4.5% से कम के अंदर ये फिस्कल ईयर ख़त्म हो जाएगा। डेफिसिट जब हम आए थे तो 8.2% था। इस साल हमारी उम्मीद है कि ये 5.4, डिपेंडिंग ऑन कितना सूबों का सरप्लस आता है, या 5.5 तक ख़त्म हो जाएगा। जिस साल हम आए थे उस साल FBR का रेवेन्यू 1946 अरब रुपए था, जो कि 8.7% था GDP का। इस साल हमारी उम्मीद है और इनफैक्ट तवक्को है कि कम से कम 3935 बिलियन रुपीस होगा, जो कि डबल से भी ज़्यादा है, और 11.1% तकरीबन होगा GDP का। तो तकरीबन हर स्टेटिस्टिक में, चाहे वो GDP ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन हो, डेफिसिट हो, हमने बेहतरी करी है। और ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल है कि हम GDP ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं और फिस्कल स्टिमुलस भी कम कर रहे हों, यानी कि इसका मतलब है कि हम डेफिसिट भी कम कर रहे हों, GDP ग्रोथ भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा हो। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से ये हो गया, मुमकिन हो गया। डेट पे हमारी अक्सर बात होती है। जब हम आए थे तो उस वक्त जो नेट डेट थी हुकूमत की वो 60.2% थी, 60.2%। वो अब बढ़कर 61.4% हो गई है, हो जाएगी इस साल के आखिर में। एज ऑफ दिसंबर वो 60.7% थी नेट पब्लिक सेक्टर डेट, लेकिन साल ख़त्म होने तक 61.4% हो जाएगी नेट पब्लिक डेट, जिसके अंदर एक्सटर्नल डेट, और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये डॉलर की डेट है हमारी, एक्सटर्नल डेट, वो जब हम आए थे तो 21.4% थी GDP की, और इस साल के आखिर में वो 20.5% हो जाएगी। तो एक्सटर्नल डेट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हमने कम करी है। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए, तो ये आप ये भी साथ साथ देखें कि GDP किस तनासब से बढ़ा है। तो उस तनासब के अंदर एक्चुअली हमने वापस भी किए हैं, और एक्चुअली नेट डेट टू GDP जो है, एक्सटर्नल डेट टू GDP कम हो गई है। साथ साथ जो एहसन भाई ने बात बताई है कि उस जो डेट हमने ली है उसका क्या करा है, तो उसके हमने बलो की बिक्की और हवेली बहादुर शाह के अंदर LNG के चलने वाले गैस के प्लांट्स लगाए, दुनिया के एफिशिएंट तरीन प्लांट, 61-61% एफिशिएंसीज के। उसका हमने साहिवाल में बिजली घर बनाया जो इस वक्त 1320 मेगावाट बिजली दे रहा है। उसके पोर्ट कासिम में बिजली घर लगाए जो अगेन इस वक्त 1320 मेगावाट बिजली दे रहा है। तो आज जो बिजली पाकिस्तान में दस्तयाब हो गई है, वाफर हो गई है, वो इन पैसों से हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हमने करंट एक्सपेंडिचर्स को कम किया है, पहले साल में 30% कटौती लगाई है और हर साल इन्फ्लेशन से कम बढ़ाया है, लिहाजा हमारी करंट एक्सपेंडिचर कम हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। जो हम जिस साल आए थे उस साल 300 अरब रुपए का था, अब तकरीबन 3 गुना इसका ये हो जाएगा। तो इकोनॉमी के मेरे ख्याल से हर पहलू में हमने अच्छा किया। और जैसे हसन भाई ने फरमाया कि 12,000 से ज़्यादा मेगावाट हमने चलाए। मैं ये एक मतलब फिर ये बता दूं कि जब हम आए थे उस वक्त, उससे पहले मैक्सिमम एक दिन किसी दिन अगर मेगावाट बने थे तो 15,000 मेगावाट बने थे। और पाकिस्तान के अंदर नेम प्लेट कैपेसिटी जो थी वो 21,000 मेगावाट की थी। एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर वो 18,000 मेगावाट दे सकते थे, और क्योंकि वो डिग्रेड हो गए थे मशीन्स, तो वो उनकी कैपेसिटी जो एक्चुअल थी वो 15,000 से ज़्यादा नहीं थी, वो भी पीक समर में जब तरबेला पूरा चल रहा हो। हमने वो तो पहले 63 सालों के अंदर ये पाकिस्तान में 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगी थी, हमने इन 5 सालों में 12,000 मेगावाट लगा के चला दी है। जो 25,000 मेगावाट की बात कर रहे हैं 2025 तक, वो तो इसके 15,000 की, वो तो इसके एडिशनल है, ये हमने लगा दिया है। नीलम जेलम जो शुरू हुआ था मुशर्रफ साहब के ज़माने में और कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो हमने ख़त्म किया है। एक टनल है तरबेला 4 ख़त्म हुआ है इंशाल्लाह। जैसे ही अब तरबेला में पानी रिलीज होगा तो उस तरबेला 4 भी शुरू हो जाएगा। जी मुकम्मल तरबेला नहीं मुकम्मल हुआ है, सॉरी प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है। जी शुक्रिया आपका। वैसे एक अगर ये बात चली है तो मैं ये भी बता दूं कि हसन भाई कह रहे थे कि होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मैं इसलिए बोलता हूं कि उसका इफेक्ट भी नहीं होता, तो मैं ये भी आपको बता दूं। तो अगेन कमिंग बैक, नीलम जेलम मुकम्मल करा। वो टनल है लोराई, क्या नाम है, लोवारी टनल, वो भुट्टो साहब ने इनॉग्रेट करी थी जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शाहिद अब्बासी मैट्रिक में थे, और अब जाकर वो
मुकम्मल हुई है। तो वो और तकरीबन इतने अरसे तो वो प्रोजेक्ट जो कि और लोगों ने करे थे वो भी हमने मुकम्मल करे हैं और डेवलपमेंट पे खर्च किया है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खर्च किया और इसका रिजल्ट आज आ गया अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि आज 5.8% हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।